हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर थ्योरी ऑफ कॉस्ट को लेकर के। एज वी डिस्कस इन प्रोडक्शन चैप्टर, देयर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेन, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड एंटरप्रेन्योर। एंड ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज के बदले इन्हें रेम्युनरेशन दिया जाता है। लाइक लेन को रेंट एंड रॉयल्टी पे हुआ, वेजेस सैलरी लेबर को दिया गया, कैपिटल को इंटरेस्ट मिला, मटेरियल कॉस्ट रॉ मटेरियल का हो गया, एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स रेम्युनरेशन इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और ये जितने भी रेम्युनरेशन आपने वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करा, उसका जो सम होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, आपके बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। In simple term, remuneration paid to the various factors of production in form of rent, wages, salary, interest, profit, that is called cost. क्लियर? नाउ कॉस्ट को फर्दर डिवाइड किया गया दो पार्ट में। एक आपका आ गया फिक्स कॉस्ट और दूसरा आपका आ गया कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन के यूनिट के साथ जिस कॉस्ट में चेंजेस नहीं होगा वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। मींस कॉस्ट ऑफ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कौन सा, फिक्स कॉस्ट। और प्रोडक्शन के यूनिट के साथ जिस कॉस्ट में चेंजेस होगा लाइक मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर हो गया, वो सब कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर है? प्रोडक्शन जीरो है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा। प्रोडक्शन जीरो होने पे फिक्स कॉस्ट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल सा एग्जांपल, एक प्रिंटिंग का मशीन हमने खरीदा, प्रिंट नहीं हो रहा फिर भी कॉस्ट हमने लगा, कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, प्रिंटिंग मशीन का कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। प्रिंटिंग मशीन के साथ जो इंक और पेज यूज होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा, तो वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। नाउ कॉस्ट को फिर दूसरे तरीके से हम कहेंगे, एक आपका आ गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग कॉस्ट, दूसरा आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसे कहा जाता है नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, एंड थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से लेकर के समझते हैं कि मान लीजिए राम किसी बिजनेस कहीं जॉब कर रहा था और जॉब में उसे 50,000 रेम्युनरेशन मिलता था। उसने उस जॉब को छोड़ करके अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करने को सोचा, जहां पर उसे एज ए कैपिटल 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं। 5 लाख इन्वेस्टमेंट के लिए वो फंड कलेक्ट करने के लिए बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि बैंक हमें लोन दे दीजिए 5 लाख रुपए का। बैंक ने बोला कि हम आपको 5 लाख का लोन नहीं दे पाएंगे, आपको हम 4 लाख का लोन देते हैं एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट, और 1 लाख रुपए आप अपने सेविंग अकाउंट से निकाल लीजिए। तो बिजनेस में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो कितने पे लगेगा, 5 लाख रुपए पे लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में आपको बैंक को देने पड़ रहे हैं 4 लाख रुपए पे 10%। 1 लाख रुपए आपके खुद के सेविंग अकाउंट से हैं, बट कॉस्ट के कंसीडरेशन में, कॉस्ट के कैलकुलेशन में तो दोनों सेविंग अकाउंट और लोन में जो आपने लिया दोनों पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 4 लाख रुपए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो पे होगा 10%, वो कॉस्ट कहलाएगा आपका अकाउंटिंग कॉस्ट यानी कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन सेल्फ कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है, सेल्फ का जो रेम्युनरेशन होगा, लाइक 1 लाख रुपए आपने सेविंग अकाउंट से निकाला, ठीक है, इस पे भी आप 10% अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। बात है समझ में? सिंपल सा, अगर मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं तो अगर कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा और मैं अकाउंट्स के टीचर को हायर करके ला, उसको हम अगर अलग से पेमेंट कर रहे हैं तो अकाउंट के टीचर को पे करेंगे, वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, इस बिल्डिंग का हम रेंट दे रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। लेकिन मेरा खुद का जो रेम्युनरेशन होगा वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। एंड ये बंदा जो जॉब 50,000 का छोड़ करके इस बिजनेस में इंटर करा, तो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो कॉस्ट है 50,000 का, जिसको उसने स्विच करा, वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। नाउ सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। ये जो आप फाइनली आप इसको ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का जो सम होगा वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करने से पहले एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं कि अभी जैसे हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में कि इकोनॉमिक कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट।
अकाउंटिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉस्ट होगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। तो इस केस में अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में अगर इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो टोटल रेवेन्यू में से आप टोटल कॉस्ट एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी सारे कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं तो वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट निकलेगा आपका, सॉरी प्रॉफिट कौन सा निकलेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट। और एक हो जाता है आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करेंगे तो वो प्रॉफिट कौन सा निकल करके आएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल करके आएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस कॉस्ट चैप्टर को डिफरेंट टाइम पीरियड बेसिस पे। एज वी नो देयर आर 3 टाइम पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द मार्शल। फर्स्ट वन इज very short run market, very short run period. Second one is short run and third one is long run. अलग अलग सब्जेक्ट में इसका डेफिनेशन अलग अलग है। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का तो इकोनॉमिक्स में बेस है कि अगर मान लो प्रोडक्शन के ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं तो वो पीरियड आपका कौन सा कहलाएगा, वेरी शॉर्ट रन। प्रोडक्शन का एक फैक्टर फिक्स दूसरा वेरिएबल होगा तो वो पीरियड क्या कहलाएगा आपका, शॉर्ट रन। और जब प्रोडक्शन के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस करके आप प्रोडक्शन करोगे, स्केल ऑफ प्रोडक्शन आपका चेंज हो जाएगा तो वो पीरियड कहलाएगा कौन सा पीरियड, लॉन्ग पीरियड कहलाएगा। तो अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे प्रोडक्शन सॉरी कॉस्ट चैप्टर को शॉर्ट पीरियड में। शॉर्ट पीरियड में बेसिकली आपके 2 तरह के कॉस्ट होंगे, एक हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट। इस दोनों को सम कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा, और दोनों का सम कौन सा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। अब देखो मान लो प्रोडक्शन आपका 0 हो रहा है, फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा 10 है। प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट में कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा, रिमेन अनचेंज एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट्स। चेंज कौन होगा, वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन 0 तो वेरिएबल कॉस्ट 0, फिर प्रोडक्शन चेंज होगा तो उसके वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे। ये आपका आ गया वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों का सम कर लेंगे तो वो कौन सा कॉस्ट निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया टोटल फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का। अब उसी को अगर हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन करेंगे तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन में होगा यहां पर हम लोग क्वांटिटी दिखा दिए और वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं किसको, कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट ऑल क्वांटिटी पे, तो ये आपका जो कांस्टेंट वाला जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट का। प्रोडक्शन 0 फिर भी पॉजिटिव, प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट का तो वेरिएबल कॉस्ट 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, 0 से होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किसका हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। ये सिर्फ क्यों बनेगा आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और दोनों का जो सम है वो कौन सा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट होगा बिकॉज एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ध्यान रहे एट 0 आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, एंड टोटल कॉस्ट का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगा। यानी कि टोटल कॉस्ट यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा ग्राफ बन गया आपका किसका, टोटल कॉस्ट का। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो लगभग एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी आपका इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा। तो सिंपल देखो दोनों के बीच में है कौन, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। यहां भी देखो ग्राफ में भी साफ दिख रहा है आपको कि प्रोडक्शन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट पीरियड में ही एवरेज कॉस्ट के बारे में। एज वी नो एवरेज मींस पर यूनिट कॉस्ट।
तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो टोटल जितना आपका कॉस्ट लगा उस कॉस्ट में नंबर ऑफ आउटपुट यानी क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो कौन सा कॉस्ट निकल जाएगा? एवरेज कॉस्ट निकलेगा। तो पर यूनिट का कॉस्ट कौन सा कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। अब देखो, अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में पढ़े थे टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। नीचे अपॉन में क्या रहेगा? क्वांटिटी रहेगी। इसको इधर से भी लिख सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्या? क्वांटिटी। अब देखो, क्वांटिटी से डिवाइड किया हमने टोटल कॉस्ट में तो उसका पर यूनिट निकला, यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकला? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहां हम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसको? टोटल फिक्स कॉस्ट को। तो एवरेज भी निकलेगा किसका? यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का निकलेगा, यानी कि टीएफसी अपॉन में क्यू इज इक्वल टू एएफसी। फर्दर टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है क्वांटिटी से, यहाँ एवरेज निकलेगा किसका? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो आपका आ जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। उसी केस में अगर सिर्फ आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका एवरेज निकालना है उसके टोटल में क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। अभी अगर हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का तो कैसे निकलेगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर है? तो एवरेज कॉस्ट का दो फॉर्मूला, एक तो टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी या एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आइए अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आइए अब डिस्कस करेंगे उसको कैसे निकाला जाएगा। अभी हमने पढ़ा क्या था? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एंड एक और फॉर्मूला था आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन में देखिए क्वांटिटी दिया हुआ 0 से लेकर के 9 तक, टोटल कॉस्ट गिवन है। आप जानते हैं प्रोडक्शन 0 है, वेरिएबल कॉस्ट नील रहेगा, और प्रोडक्शन के 0 पे जो टोटल कॉस्ट है वो कौन सा कॉस्ट होगा? फिक्स कॉस्ट। यानी कि फिक्स कॉस्ट का वैल्यू आपका आ जाएगा ईच एंड एवरी आउटपुट पे कितना? 10। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो कौन सा कॉस्ट होगा? वेरिएबल कॉस्ट होगा। यानी कि 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा आपका 18, 24, 28, 32, 38, 46, यहाँ पे आ जाएगा 56 और यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब हम बात करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, एवरेज निकालना है किसका? फिक्स कॉस्ट का, यानी कि टोटल में डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि 10 अपॉन में 0 आ गया, 10, 10 बाय 2 5, 3.3, फिर आपका आ जाएगा 2.5, 2, 1.6, 1.4, 1.2, उसके बाद आपका आ जाएगा 0.9, सॉरी 1.1। ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अब उस एवरेज फिक्स कॉस्ट का अगर ग्राफ पढ़ना चाहेंगे तो ग्राफ के लिए क्या होगा, आइए देखते हैं। इस पर हम क्वांटिटी दिखाते हैं और इस पर दिखाएंगे किसको? एवरेज फिक्स कॉस्ट को। आप क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट का वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट है, तो क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा जिसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो याद रहे, प्रोडक्शन के साथ चेंज होने से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्शन के इंक्रीज करने से एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगा? डिक्लाइन करेगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो हमेशा डिक्लाइन करते हुए चला जाएगा। ये जो ग्राफ होगा वो आपका कौन सा होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का। याद रहे, एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट नाइदर जीरो नॉर नेगेटिव।
ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मतलब इसमें देखो यहाँ पर ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे क्वांटिटी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से कभी भी डिवाइड करेंगे तो इसका जो एरिया आएगा वो आपका होगा टोटल फिक्स कॉस्ट। दूसरा रेक्टेंगल देखिए, इसमें भी इस एवरेज फिक्स कॉस्ट को इस क्वांटिटी से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो एरिया होगा ये इस एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि टू एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी एल और इनटू बी का जो वैल्यू है वो कौन सा होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट होगा। यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है उसको क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और याद रहे एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका हमेशा क्या होगा? डिक्लाइन करेगा। दूसरा हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यानी कि यहाँ पर देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, 10/1 10 आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6.5, इसका आ जाएगा 7 और इसका आ जाएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग, 8.89 समथिंग आएगा। ठीक है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को सम करेंगे तो कौन सा निकलेगा? आपका एवरेज कॉस्ट निकलेगा, या टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा। यानी कि ये आपका अनडिफाइंड रहेगा, दोनों को सम कर लो, 10 + 10 ये आ जाएगा आपका 20, 14, 11.3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.5, ये आ जाएगा 8.4, ये आपका आ जाएगा 8, ये भी आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8.2 और ये आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया कौन सा? एवरेज कॉस्ट। अब देखेंगे जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है एवरेज कॉस्ट का वैल्यू देखिए, पहले आपका क्या हुआ वैल्यू? इसका डिक्रीज किया, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट के बाद क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे एवरेज कॉस्ट का, जैसे इस एक्सिस पे क्वांटिटी और इस पे मान लो कि हम कॉस्ट को दिखा रहे हैं, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का क्या देखा था हमने कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन कर रहा है। तो डिक्लाइन करने का मतलब उसका ग्राफ ऐसे हाइपरबोला बना था। अगर हम एवरेज कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के साथ इनिशियल स्टेज में एवरेज कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट आपका डिक्रीज कर रहा है। तो क्या हो रहा है? आपका वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। और फिर कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट होने के बाद क्या हो गया? इसका वैल्यू इंक्रीज कर गया। यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है वो अल्फाबेटिकल का कौन सा लेटर होता है? यू टाइप का होता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, उसका भी ग्राफ देखिए, जैसे क्वांटिटी बढ़ा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज किया, डिक्रीज करके फिर यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ है वो भी कैसा होगा? यू शेप का होगा। ठीक है। अब अगर हम मान लीजिए तीनों ग्राफ को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो देखिए हमेशा डिक्लाइन कर गया प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के साथ, कौन सा कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों का सम होता है कौन सा कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। यानी कि एवरेज कॉस्ट का वैल्यू इस दोनों से हमेशा ज्यादा रहेगा। तो यानी कि इस दोनों ग्राफ से ऊपर बनेगा एवरेज कॉस्ट का ग्राफ। एवरेज कॉस्ट का भी शेप यू शेप का है, तो यहां से हम इसको ले सकते हैं, ऐसे बन जाएगा आपका कौन सा कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट। आप जानते थे कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां भी एमसीक्यू बनेगा कि प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के साथ एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो दोनों के बीच में है कौन? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और हमने क्या पढ़ा था कि एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्लाइन करेगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। प्रोडक्शन के बढ़ने से एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा डिक्लाइन करेगा। इसलिए यहाँ पर ग्राफ में देखो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा?
कम होता चला जाएगा। दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नेगेटिव नहीं होता। अब आगे हम बात करेंगे एक दूसरा कॉन्सेप्ट कॉस्ट का। कौन सा? मार्जिनल कॉस्ट। हम पढ़े थे टोटल कॉस्ट के बारे में, जितने भी आउटपुट हैं उस पर जितने टाइप का कॉस्ट लगा उसका सम क्या कहलाया है? टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया था तो क्या निकल गया था? पर यूनिट कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट। अब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल यानी कि एडिशनल कॉस्ट का। वन एडिशनल आउटपुट के चेंज होने से जो आपका कॉस्ट वेरी हो रहा है वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, या इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं हम लोग कि टोटल कॉस्ट एन टर्म माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन टर्म। ध्यान रहे टोटल कॉस्ट में जो एडिशनल चेंज होगा वो कौन सा कॉस्ट कहलाएगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को निकालना चाहते हैं। मान लो मार्जिनल कॉस्ट हमें निकालना है 5 यूनिट ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। इस फॉर्मूला से देखिए टोटल कॉस्ट निकालना किस पे? 5 यूनिट पे। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट कितना? 5 हमने लिया। टोटल कॉस्ट एट 5 माइनस टोटल कॉस्ट एट 5 माइनस 1 यानी कि टोटल कॉस्ट 5 पे कितना है? 42 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 यानी कि 4 पे कितना है? 38। 42 में 38 माइनस कर देंगे तो ये जो 4 वैल्यू आया वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एडिशनल आउटपुट के चेंज होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंजेज होगा वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। यानी कि यहां देखिए कितना का चेंज आया? 10 का, फिर 8 का, फिर आपका आ गया 6 का, 4, 38 से 42, यहां भी कितना का चेंज आया? 4 का, यहां पे आ जाएगा आपका 6 का, यहां आ जाएगा आपका 8 का, यहां 10 का और यहां आ जाएगा आपका 24 का। तो ये जो वैल्यू आपका आया कौन सा कॉस्ट कहलाएगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में जो चेंजेज आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर? अब इसमें दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां से बच्चों को एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। यहां पर आप टोटल कॉस्ट में जो चेंजेज होगा वो चेंजेज आपका कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। और अभी वाले चैप्टर में हमने शुरू में ही पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल यूनिट का कॉस्ट, और यहां आप देखिएगा एक है आपका फिक्स कॉस्ट और दूसरा कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में कोई एडिशनल कॉस्ट चार्ज नहीं होता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। मार्जिनल कॉस्ट का अगर एक्चुअल में रिलेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस कॉस्ट से होगा? वेरिएबल कॉस्ट से होगा। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला आप एक्चुअल में पढ़ना चाहेंगे तो वो फॉर्मूला होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन टर्म माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1, या यू कैन से चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। कौन सा हो जाएगा? आपका मार्जिनल कॉस्ट का हो जाएगा। तो थ्योरेटिकली हमने समझा कि मार्जिनल कॉस्ट का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किस कॉस्ट से है? वेरिएबल कॉस्ट से है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई एडिशनल कॉस्ट चार्ज नहीं होता है। उसको अगर मैथमेटिकली अगर हम समझना चाहेंगे तो मैथमेटिकली इस ढंग से समझ सकते हैं हम उसको कि मार्जिनल कॉस्ट आपने क्या देखा फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट एन टर्म माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1।
अब टोटल कॉस्ट में तो दो कॉस्ट शामिल है, एक आपका फिक्स कॉस्ट और दूसरा आपका कौन सा कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। तो टीएफसी प्लस टीवीसी एंटर माइनस टीएफसी प्लस टीवीसी एन माइनस 1 आगे ब्रैकेट खुला तो टोटल फिक्स कॉस्ट एन टर्म प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन टर्म, फिर माइनस में आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट ढंग से लिखते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट एन टर्म प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन टर्म माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट एन माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां भी आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1। अब आप जानते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जितना एन पे होगा उतना ही किस पे होगा, एन माइनस 1 पे होगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू किस में है, माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या फिर फॉर्मूला में, टोटल फिक्स कॉस्ट एन टर्म माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस 1 टर्म। तो एक्चुअल में ध्यान रहे मार्जिनल कॉस्ट का फिक्स कॉस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में एडिशनल कॉस्ट चार्ज नहीं होता है, एडिशनल कॉस्ट होता किसमें है, वेरिएबल कॉस्ट में होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन किससे होगा, वेरिएबल कॉस्ट से होगा। आइए अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। मान लो क्वेश्चन में यहां जैसे हमने न्यूमेरिकल दिया कि क्वांटिटी गिवन है, टोटल कॉस्ट भी गिवन है, हमें निकालना कौन सा कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या पढ़ा हमने कि मार्जिनल मींस होता है एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल आउटपुट का जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। तो यहां पर आपका वैल्यू प्रोडक्शन 0 है, फिक्स टोटल कॉस्ट का वैल्यू कितना है 10, और टोटल कॉस्ट यहाँ जो 10 है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, वो कौन सा कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट है, किस लेवल पे, जीरो लेवल पे। इसलिए फिक्स कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट के साथ चूंकि कोई रिलेशन नहीं होता है, सो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। अब सिंपल सा एडिशनल क्वांटिटी 0 से 1 हुआ, एक एडिशनल क्वांटिटी चेंज हुआ, एडिशनल क्वांटिटी के चेंज होने से टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस होगा वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ हर क्वांटिटी में देखो एडिशनली चेंज हो रहा है, तो सिंपल सीधा टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आए वो कॉस्ट कौन सा कॉस्ट कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 8, यहाँ पर आपका 6, 34 से ये आपका आ जाएगा 4, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर भी 4 है, 6, 8, 10 और आपका आ जाएगा 24। बात करेंगे हम एवरेज कॉस्ट का, तो पर यूनिट कॉस्ट होता है, यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यहां आ जाएगा आपका ये निकल गया आपका कौन सा, एवरेज कॉस्ट। अब यहां हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड कौन सा, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। जो आप टेबल सामने देख रहे हैं उस टेबल में आप साफ साफ देखा कि क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो एवरेज कॉस्ट पहले डिक्रीज करा इनिशियल स्टेज में, फिर कांस्टेंट होके क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो अल्फाबेटिकली किस शेप का होगा, यू शेप का होगा। सेम वैसा ही क्वांटिटी जैसे से इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट देखिए पहले डिक्रीज करा फिर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यानी कि एवरेज कॉस्ट का, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, मार्जिनल कॉस्ट का, इन तीनों कर्व
कॉस्ट का जो कर्व है वो किस शेप का होगा, यू शेप का होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन किसके बीच, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच को लेकर के। अब देखो जैसे जैसे यहां पर क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, इनिशियल स्टेज में दोनों डिक्रीज कर रहा है, इनिशियल स्टेज में दोनों डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वैल्यू ज्यादा किसका है, एवरेज कॉस्ट का ज्यादा है। ये 11 ये 8 सॉरी 14 तो ये 8 है, 11 तो 6 है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि पहले स्टेज में कि एवरेज कॉस्ट का जो फिगर है वो ग्रेटर देन है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। इस पॉइंट पे देखिए एवरेज कॉस्ट का वैल्यू इक्वल टू है किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद देखो एवरेज कॉस्ट लेस यूनिट में है किससे, मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि एवरेज कॉस्ट लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। अब नेचर देखिए कैसा होगा, एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, तो उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट का वैल्यू डिक्लाइन कर रहा है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों इक्वल है, उस कंडीशन में देखिए एवरेज कॉस्ट का सबसे मिनिमम वैल्यू है 8 है वो, यानी कि व्हेन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। एवरेज कॉस्ट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि व्हेन एसी इज इक्वल टू एमसी देन किसका वैल्यू मिनिमम होगा, तो किसका होगा, एवरेज कॉस्ट का मिनिमम होगा। एंड लास्ट में आपका तीसरा रिलेशन कि जब एवरेज कॉस्ट का वैल्यू लेस देन है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, तो उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट का वैल्यू इंक्रीज करेगा आपका। तो सिंपल सा, एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन है तो डिक्रीज करेगा, एवरेज कॉस्ट लेस देन है तो इंक्रीज करेगा, और जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल टू होगा तो उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। आइए ग्राफ देखते हैं। एवरेज कॉस्ट का फिगर बन गया यू शेप का, डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन करने पे दोनों डिक्लाइन करेगा, लेकिन वैल्यू लेस किसका है, मार्जिनल का, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ नीचे रहेगा। बट जब इंक्रीज करने की बात होगी तो उसका वैल्यू उससे क्या हो जाता है, ज्यादा। इसलिए एवरेज कॉस्ट के साथ अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ बनाएंगे तो देखो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज करने पे लेस है, इंक्रीज किया, एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करके उससे ऊपर निकल गया। ये वाला रिलेशन देखिए, एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन है मार्जिनल से, डिक्लाइन कर रहा है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल टू हो गया, एवरेज कॉस्ट का कौन सा पॉइंट, मिनिमम पॉइंट हो गया। अब एवरेज कॉस्ट लेस देन है, मार्जिनल से बिलो है, तो उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो रिलेशन होगा ये आपका हो गया किसके बीच, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच। अब हम लोग लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करके इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अभी आप देख रहे थे कि मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ होगा या एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है वो यू शेप का बनता है। तो यहां हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा अगर मार्जिनल कॉस्ट का शेप यू शेप का बनता है तो क्यों बनता है, उसको हम लोग समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लो एक लेबर हमने यूज करा, उसका कॉस्ट था 100 रुपए और उससे आउटपुट यानी कि टोटल प्रोडक्शन आपके हुए 10 यूनिट। दूसरा हमने लेबर लगाया, कॉस्ट लग गया हमारे कितने, 200 रुपए मान लो लगे, और आउटपुट उससे हमें एडिशनल हो गया 15 एडिशनल हुआ और टोटल कितने हो गए 25। यानी कि अगर हम यहां बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन का तो फर्स्ट लेबर से मार्जिनल प्रोडक्शन 10 है और सेकेंड लेबर से आउटपुट में चेंज हुए 15 के, यानी कि यहां पर एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ आपका 15 हुआ। अब यहां पर अगर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट में देखो 10 आउटपुट के लिए कॉस्ट देना पड़ रहा हमें 100, यानी कि पर यूनिट आउटपुट हो जाएगा 100 अपॉन में 10, यानी कितना 10। दूसरे लेबर में आउटपुट हमें मिले कितने 25 और कॉस्ट कितना लग गया 200, यानी कि 200 अपॉन में 25 कितना आ जाएगा 8। ये आपका निकल गया कौन सा पर यूनिट कॉस्ट। यहां आप क्या देख रहे हैं कि जिस केस में मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज किया है, यानी कि उस केस में कॉस्ट आपका क्या कर रहा है, पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि
मार्जिनल प्रोडक्शन जब इंक्रीज करेगा तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें बताया गया था कि इन द शॉर्ट रन व्हेन वी कंबाइन वेरिएबल फैक्टर विथ फिक्स फैक्टर, देन इनिशियल स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग कहते थे इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। और एक स्टेज ऐसा आता था जहां पर आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जब डिक्लाइन करता है तो वो कहलाता था डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न, और डिक्लाइन करके वो जीरो और निगेटिव हो जाता था मार्जिनल प्रोडक्शन, तो निगेटिव वाले को कहा जाता था एनआरआर, निगेटिव रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा इनिशियल स्टेज में, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए आपका यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है किसके कारण, आईआरआर के कारण। ठीक है, फिर मार्जिनल प्रोडक्शन अगर मान लीजिए आपका डिक्रीज कर जाएगा तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी यही बताया गया ना कि इनिशियल स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्शन तो इंक्रीज करेगा, बट इवेंचुअली स्टेज आएगा जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्शन जब डिक्लाइन करेगा यानी कि डीआरआर, तो उस केस में आपका कॉस्ट इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का जो इंक्रीजिंग वाला जो पोर्शन है वो किसके कारण होगा, डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न के कारण होगा। और कांस्टेंट अगर वैल्यू होगा तो किसके कारण होगा, सीआरआर के कारण। इसको हम लोग इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोडक्शन पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करके निगेटिव हो जाएगा। ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्शन। और उस केस में कॉस्ट अगर बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट का, तो यहां तक देखो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है, मिनिमम हो गया फिर ऐसे करके बढ़ गया। ये जो ग्राफ होगा वो कौन सा कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट का। ये जो एरिया आपको दिख रहा है वो आईआरआर का है, यहां अगर होगा कांस्टेंट, और इस एरिया में जहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है और कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है वो कहलाएगा आपका डिमिनिशिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है। अब आगे हम लोग बात करेंगे लॉन्ग रन की। तो ध्यान रहे लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट वेरिएबल होएगा, फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं उसमें। तो उस कंडीशन में जब हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ते थे कि फिक्स कॉस्ट होता था, वेरिएबल कॉस्ट होता था और टोटल कॉस्ट यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होता था, लेकिन लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट आपका कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होता है। ये हो गया लॉन्ग रन का टोटल कॉस्ट का, एलटीसी इसको कह सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट का, तो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट का भी शेप कैसा होगा, यू शेप का होगा। ये हो गया एलएसी, लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप का ही होगा। ये हो जाएगा आपका लॉन्ग रन का कौन सा कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आपका वेरिएबल है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा एवरेज कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो गया यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे बिजनेस में आउटपुट के इंक्रीज करने के साथ एवरेज कॉस्ट अगर इंक्रीज करना शुरू कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट मार्जिन को डिफेक्ट करेगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर यानी फर्म चाहता है कि हम एवरेज कॉस्ट को बढ़ने नहीं दें, तो डिफरेंट टाइप की पॉलिसी अडॉप्ट करके वो एवरेज कॉस्ट को बढ़ने से रोक सकता है लॉन्ग रन में। इसलिए एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है वो लॉन्ग रन में यू शेप का नहीं हो करके किस शेप का हो सकता है, एल शेप का भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे यहां पर पूछा जा सकता है कि लॉन्ग रन का जो एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है वो किस शेप का हो सकता है, कैसा हो सकता है आपका, एल शेप का हो सकता है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ग्राफ को प्लानिंग कर्व भी कहा जाता है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को लेकर के ही है कि हम जानते हैं कि लॉन्ग रन में जब हम इंटर करते हैं तो हम शॉर्ट रन के बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हुए लॉन्ग रन में जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट का, LAC का, तो ये जो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो कैसे ड्रॉ होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन के डिक्रीजिंग पोर्शन का जो एवरेज कॉस्ट का जो ग्राफ है SAC,
उसके डिक्रीजिंग पोर्शन से हम ड्रॉ करेंगे लॉन्ग रन का कौन सा पोर्शन, डिक्रीज करने वाला पोर्शन। ये जो शॉर्ट रन का जो एवरेज कॉस्ट है उसके डिक्रीजिंग पोर्शन से ड्रॉ होगा लॉन्ग रन का डिमिनिशिंग पोर्शन। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, ये शॉर्ट रन का जो एवरेज कॉस्ट है इसका जो मिनिमम पॉइंट है उससे ड्रॉ होगा लॉन्ग रन का मिनिमम पॉइंट। और आगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का जो इंक्रीजिंग पोर्शन है उससे ड्रॉ होगा लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट। इसलिए लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट को हम लोग इनवेलपिंग कर्व भी कहते हैं। होप यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।